अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि नर्सिंग का जो फील्ड है वो महिलाओं की। 12th करने के बाद में जो स्टूडेंट है वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है। ऐसा डिग्री कोर्स है कि उसको करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। 12th के बाद अगर कोई नर्सिंग की फील्ड को चूज करना चाहता है, उनके लिए उसको कौन से टेस्ट देने की आवश्यकता है? नर्सिंग में कई सारे कोर्स हैं। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स, फिर इसकी गाइडलाइन चेंज की गई। तो उसके रिलेटेड क्या एग्जाम है और उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया? तो कंप्लीट करने के बाद में आपको रोजगार मिल जाता है। 200 मार्क्स का उसका क्वेश्चन पेपर वो रिलीज करता है। आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल जीएनएम करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग और क्लिनिकल दोनों ही फील्ड में से कौन सा फील्ड बेहतर है? क्योंकि प्रमोशनल पॉलिसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं है। चलिए इस तक की अगर बात करें तो दोनों में ही क्या डिफरेंस है? आपने देखा होगा 1400 वैकेंसी निकल रही है या फिर 900 वैकेंसी निकल रही है नर्सिंग। थोड़ा सा पहले मैंने अपने फादर को खो दिया था। स्टूडेंट्स के रोल मॉडल, फिटनेस इंथुजियास्ट। स्वागत करते हैं हम हमारे गेस्ट मिस्टर मातादीन। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। पर अगर यही एजुकेशन सही समय पर सही दिशा में ना मिले तो अक्सर हमारा जो सक्सेस है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। या अगर कोई युवा गलत डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को लेकर के जाए, खास करके 12th के बाद, तो अक्सर उसे अपने करियर को चुनने में बहुत ही मुश्किलें आती हैं। और अगर सही करियर अगर आपने सही समय पर नहीं चुन पाया तो इससे आपका आने वाला भविष्य काफ़ी अंधकार में हो सकता है। करियर और एजुकेशन के इसी महत्व को देखते हुए हमने आज अपनी चर्चा का विषय रखा है करियर। और करियर में भी अगर हम बात करें तो नर्सिंग के विषय को हमने चुना है, क्योंकि नर्सिंग का फील्ड ऐसा है जो आज के समय में आपको एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान कर रहा है। और इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको किस दिशा में एजुकेशन चाहिए, 12वीं के पास आपके पास कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप कैसे तैयारी करें, इन सारी चीज़ों की जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आज जानेंगे अपनी इस चर्चा में। और इन जानकारियों को हम इकट्ठा करने या इनको जानने के लिए इनसे संबंधित एक्सपर्ट हमारे मिस्टर मातादीन सर, जो कि वर्तमान में पीजीआई में ट्यूटर के पद पर कार्यरत है। और इन्होंने इससे पहले प्राइवेट जॉब की है, प्राइवेट टीचिंग की है, और साथ ही साथ ये प्रीवियस अपने जॉब में प्रिंसिपल के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। और ये स्टूडेंट्स के रोल मॉडल हैं, फिटनेस इंथुजियास्ट हैं। आप इनकी फिटनेस को देख करके आपको लग ही रहा होगा इन्होंने जॉब के साथ और फिटनेस दोनों को ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे गेस्ट मिस्टर मातादीन। थैंक यू सो मच भूपेन जी, हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम मातादीन है और अभी मैं एसजीपीजीआई में ट्यूटर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप आज एसजीपीजीआई में कार्यरत हैं, आपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर किया है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट नर्सिंग के फील्ड में कैसे हुआ? क्योंकि अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि नर्सिंग का जो फील्ड है वो महिलाओं के लिए जी जी है ना? अक्सर इसको महिलाओं या लड़कियों के साथ जोड़ करके देखा गया है। जी और युवा जो हैं आजकल के लड़के, वो थोड़ा-सा इस फील्ड से दूर रहते हैं। जी। पर आपको उस समय कौन-सी चीज़ें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया इस फील्ड में आने के लिए? भूपेन जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप भी जानते हैं कि 12th करने के बाद में जो स्टूडेंट है वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए जी, कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी या वो किस क्षेत्र में जाए जहाँ उसे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले या फिर वो जल्दी से सक्सेस को अचीव कर पाए। जी। अब ये बच्चे के लिए बहुत ही ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है, तो सेम जी, मेरे जी, साथ जी। भी वैसा ही था। बिल्कुल। तो जब मैंने 12th अपना कंप्लीट किया तो मुझे नर्सिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नर्सिंग होता क्या है, इसमें क्या-क्या कोर्सेज़ चलते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया बीडीएस करने के लिए, तो जी, मैंने क्या किया कि बीडीएस में एडमिशन ले लिया जी, और बीडीएस की पढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी। पढ़ाई करने के टाइम पे कई दोस्तों से और मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे ये बताया कि नर्सिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसको बीएससी नर्सिंग, उस टाइम बीएससी नर्सिंग उसको हम बोलते हैं। जी, वो ऐसा डिग्री कोर्स है कि उसको करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें बीडीएस से और बीएससी नर्सिंग से तो जॉब अपॉर्चुनिटी बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा थी। तो फिर मेरा रुझान नर्सिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ा। तो मैंने वहाँ से नर्सिंग में एडमिशन लिया और फिर मैंने अपनी नर्सिंग को कंप्लीट किया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि जिन लोगों ने 12th में बायो लिया जी, है ना? जैसे कि हम देखते हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स से हैं,
अक्सर उनके साथ टैग जोड़ दिया जाता है कि ये तो इंजीनियर बनेंगे। जी ऐसे ही जैसे जिन्होंने बायो लिया है तो अक्सर उनके साथ टैग डाल दिया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है। जी तो और फिर देखा जाता है कि अगर नीट क्वालिफाई करना उतना आसान नहीं है, और आजकल तो और ही ज़्यादा कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा है। तो देखा गया है कि नीट जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उसके बाद फिर वो लोग नर्सिंग का या बीडीएस का या अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करते हैं। हम नर्सिंग को कभी कभी इस तरीके से भी देखते हैं। जी तो एक तो मैं ये अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि 12th के बाद अगर कोई नर्सिंग की फील्ड को चूज करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कौन कौन से कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आजकल कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अपने उत्तर प्रदेश में भी कई सारे हैं, उनके लिए उसको कौन से टेस्ट देने की आवश्यकता है, वो कब उनको टेस्ट को के फॉर्म कब भर सकता है। जी तो भूपेन जी मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि नर्सिंग में कई सारे कोर्स हैं और हर कोर्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देखें हमारे पास में एक तो कोर्स हो गया हमारे पास एएनएम जो जी जी सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ जिसको हम बोलते हैं। जी ये 2 साल का कोर्स होता है। वैसे तो ये 1.5 ईयर का कोर्स होता है पर 6 मंथ की उनकी इंटर्नशिप होती है तो उसको 2 ईयर ही हम काउंट करते जी हैं। जी जी सेकंड हमारे पास में आता है जीएनएम जनरल नर्सिंग विंड बाइफरी इसको हम बोलते हैं, और वो 3 साल का कोर्स होता है। फिर हमारे पास बीएससी नर्सिंग आता है, वो 4 साल का डिग्री कोर्स है। फिर जी एमएससी नर्सिंग आता है जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। उसके आगे भी हम इसमें पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, कई सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं करने एमएससी के कर लिए। सकते जी हैं। तो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 तो होना ही होना चाहिए। साथ में पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एन बायो। ये मैंडेटरी है। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करने के लिए इच्छुक है तो उसके पास 10+2 तो होना चाहिए, प्लस उसके पास केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएनएम करने के लिए, तो अगर कुछ टाइम आप पहले देखेंगे तो जो बच्चे मैथ से पढ़ाई करते थे हाँ वो भी हाँ, जीएनएम का कोर्स करना स्टार्ट कर देते थे। पहले अक्सर ऐसा होता था कि जी जो जो लोग मैथ से हैं उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी रहती थी जी कि वो डिप्लोमा कोर्स कर कर सकते हैं। सकते थे। अब जी जैसे कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जी और फिर इसकी गाइडलाइन चेंज की गई और अभी इसमें भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी होना कंपलसरी है। और उसके बाद अगर मैं एएनएम की बात करें तो एएनएम सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। आर्ट साइड से अगर बच्ची पढ़ी है वो भी एडमिशन ले सकती हैं, लड़कियां उसमें एडमिशन ले सकती हैं। और हर कोर्स की अलग अलग क्वालिफिकेशन है और एज का जो दायरा रखा गया है वो मिनिमम 17 ईयर तो होना ही होना मिनिमम चाहिए। 17 जी ईयर है जी। अभी पहले तो उसकी एक एक्सीड लिमिट भी थी 35 ईयर, कि आप 35 ईयर के बाद में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बट जी अभी वो गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है, तो अब आप एडमिशन कभी भी ले सकते हैं नर्सिंग में। जी, ढेर सारे कोर्सेज हैं, जैसा कि आपने बताया जी कि जीएनएम है, एएनएम है, और बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, और पीएचडी कोर्सेज भी हैं जो अलग अलग संस्थाएं रन करती जी हैं। तो जैसा कि अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं जी तो अभी वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के थ्रू जी आपके उत्तर प्रदेश के सारे जो कॉलेजेस हैं उनको संबद्ध कर दिया गया जी है। तो उसके रिलेटेड क्या एग्जाम है और उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, या एम्स जो है वो अपना एक कंबाइंड एग्जाम कराता है ना, सारे एम्स के मिल करके। तो उनका एग्जाम जो है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए, उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई है, उसका कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, इससे रिलेटेड थोड़ा जानकारी दें। जी देखिए, अगर ऐसे बच्चे जो 10+2 करने के बाद में वो इच्छुक हैं नर्सिंग की फील्ड में आने के लिए, जी अभी मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरेस्ट नर्सिंग की तरफ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जी अगर आप कंपेयर करेंगे कि बीटेक या बायोटेक या अदर जितने भी कोर्सेज हैं या नीट की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, अगर उनका अच्छी कमांड है तो वो क्वालिफाई कर ले जाते हैं और अच्छी सीट अपनी रिजर्व कर लेते हैं एमबीबीएस के लिए जी या बीडीएस के लिए। बट अगर जो बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग के कोर्सेज ऐसे हैं कि आप कंप्लीट करने के बाद में आपको रोजगार मिल जाता है। जी, ऐसा अक्सर हाँ, देखा गया है या ऐसा एक मानना है। इतने सारे हेल्थ सेक्टर है, इतने हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो इस वजह से लोगों की इच्छाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं या उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है नर्सिंग की तरफ। जी इसके पहले क्या था कि नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए पहले क्या था कि डायरेक्ट एडमिशन होते थे, या जितने प्राइवेट कॉलेजेस होते थे वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाते थे। बट उसको अभी बंद कर दिया गया है 3 साल से। जी और अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ लखनऊ में। तो अभी जितने भी
कॉलेजेस हैं सारे के सारे उससे एफिलिएटेड हैं, जी तो वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराता है हर साल। जी हर साल वो एग्जाम कराता है, तो जो बच्चे अब वो जो क्वेश्चन देता है वो 12th से ही उठा के देता है, जी केमिस्ट्री फिजिक्स या बायोलॉजी इनसे सारे वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। 200 मार्क्स का उसका क्वेश्चन पेपर वो रिलीज करता है। उसमें भी उसने क्राइटेरिया बनाया है कि अगर अगर आपने 50% मार्क्स अचीव किए हैं हम्म देन ही आपको एडमिशन मिल सकता ओके 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 है ना। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि 150 या 160 नंबर अचीव करता है आउट ऑफ 200, तो हम्म उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। ओके 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 ये डिपेंड करता है कि बच्चे की रैंक कैसी है। जितना जितनी हायर रैंक जी, आपकी होगी अब उतना ही आपके जैसे पास आप पॉसिबिलिटीज है। देखेंगे एसजीपीजीआई है, केजीएमयू है, आरएमएल है, तो ये हम्म सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, सिफाई है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जी यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो उसके लिए आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ही जरूरी है। जी तो और यदि आपके मार्क्स कम रहते हैं, या हम देखते हैं कि आपके मार्क्स 110 है या फिर 90 मार्क्स आप अचीव करते हो, तो हम्म आपको प्राइवेट कॉलेजेस आपको उसी तरीके से मिल जाते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अभी तो आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, जी जिसके बाद आप एडमिशन कहीं पर भी ले सकते हैं। ओके, तो ये एंट्रेंस टेस्ट की आपको डेट? डेट अभी तो डेट एक्सीड हो गई है, अभी 3 मई तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। सारे के सारे ब्रोशर्स वहाँ पे दे रखे हैं, जीएनएम का है, एएनएम का है, पैरामेडिकल के कोर्सेज का है, मास्टर्स का है। तो ये सारे ब्रोशर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डेट उसकी एक्सटेंड की गई है, अभी वो 3 मई तक आप अप्लाई कर सकते इसके अलावा एम्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एम्स भी अपना नर्सिंग का कोर्स कराता है, डिग्री कोर्स कराता है बीएससी नर्सिंग का। हैं। उसका एग्ज़ाम या और उसके लिए क्या कुछ अलग से कोई तैयारी करनी होती है, या एम्स के लिए कुछ अलग अनिवार्यताएं होती हैं, या आप जैसे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हैं वैसे ही आप एम्स के एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल। एम्स का एक अपना एक स्टैंडर्ड है। जी अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैचलर में अभी बॉयज़ के लिए सीट्स नहीं है, हम्म सिर्फ गर्ल्स के लिए ही सीट्स हैं वहाँ ओके पे। ओके हाँ, ठीक है, यही तो ऐसा वहाँ भी पर है। अभी ऐसा है कि सिर्फ गर्ल्स का ही एडमिशन हो सकता है, बॉयज़ का एडमिशन नहीं होगा। और उसका वो भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें अगर आपकी मार्किंग अच्छी आएगी, आप अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं, तो ही आपको एम्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक चीज और आपको क्लियर क्लियर करना चाहूंगा कि कई सारे बच्चे जो नर्सिंग कर चुके हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग किसी ने कर लिया जी है और वो इच्छुक है मास्टर्स करने के लिए, एमएससी ओके नर्सिंग करने के लिए हम्म इच्छुक है, या किसी ने जीएनएम किया है, तो मैं आपको सारी चीजों के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, ओके 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 बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है, डिग्री कोर्स है। इसके बाद हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है जॉब के लिए, या तो हम किसी हॉस्पिटल में क्लिनिकल एरिया में काम कर सकते हैं, या हम टीचिंग कर सकते हैं किसी कॉलेज में जहां पर जीएनएम या एएनएम के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर हम टीचिंग कर सकते हैं। जी बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपको मास्टर्स करने का मौका मिलता है। अगर आप इच्छुक हैं मास्टर्स करने के लिए, एमएससी नर्सिंग करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए 1 साल का गैप होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, ये चीज़ है। अगर आप किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं बीएससी करने के बाद, तो आपके पास मिनिमम 1 साल का वन गैप ईयर का होना गैप चाहिए। चाहिए। अब 1 ईयर का, 1 ईयर का आपको के पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपके पास टीचिंग चाहे वो एक्सपीरियंस टीचिंग हो। एक्सपीरियंस तो हो। अगर ये 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एमएससी करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पर जो बच्चे जीएनएम करते हैं, अब जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 3 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स होता है। तो उसको करने के बाद अगर आप कहीं जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, जॉब करते हैं, जॉब या जॉब नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है पीबीबीएससी करने के लिए, पोस्ट बेसिक जी बीएससी नर्सिंग। ये 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप ये 2 साल का कोर्स कर लेंगे तो आप इक्वेलेंट हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के। तो जो बच्चे जीएनएम कर चुके हैं और इच्छुक हैं पीबीबीएससी करने के लिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो उनके लिए कोई गैप नहीं रखा गया है। वो जीएनएम जैसे ही कंप्लीट करते हैं, वो तुरंत क्या कर सकते हैं कि पीबीबीएससी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर उन्होंने अपने पीबीबीएससी कंप्लीट कर ली और वो अब इच्छुक हैं मास्टर्स करने के लिए, जी तो उनको भी 1 साल का गैप चाहिए। 1 साल का जी, गैप चाहिए। बट ये गैप तब नहीं चाहिए जब पर्सन जीएनएम करने के बाद में 1 साल अगर उसने काम कहीं किया है। मान ओके लेते हैं ओके किसी ने जीएनएम किया है और उसने जीएनएम करने के बाद में कहीं क्लिनिकल 1 साल काम किया है, तो उसके बाद उसने पोस्ट बीएससी किया है, तो 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो गया। यानी वो एक्सपीरियंस आप चाहें पोस्ट बीएससी करने से पहले पहले आपके आपके पास पास हो हो या या बाद पोस्ट में हो, बीएससी करने के बट बाद हो, जीएनएम के बाद से लेकर के एमएससी करने तक के बीच में 1 साल एक का साल एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अनिवार्य
एक्सपीरियंस चाहिए। चाहिए ही चाहिए। जी। तब आप क्या कर सकते हैं, मास्टर्स में आप एडमिशन में ले सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जीएनएम अगर आप करते हैं और उसके बाद पोस्ट पीसी बीएससी करते हैं, जी तो आप इक्विवेलेंट हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग के, जी है ना। तब आप जो जो अनिवार्यताएं बीएससी नर्सिंग के बाद आपको चाहिए, वो आप पोस्ट बेसिक बीएससी करके हासिल कर सकते जी। हैं। और एक चीज़ और मैं एलैबोरेट करना चाहूँगा इस चीज़ में जी। कि जीएनएम करने के बाद में आपको जॉब की 2 अपॉर्च्युनिटी नहीं रहती हैं। जैसे आपने ओके। बीएससी नर्सिंग करने अगर के आप बाद आपके केवल पास में बीएससी केवल जीएनएम करते हैं, जी, अगर आप अगर केवल आप केवल जीएनएम करते जीएनएम हैं। करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ़ आपके पास एक ही अपॉर्च्युनिटी है कि आप क्लिनिकल एरिया में काम कर सकते हैं। बस इसके अलावा आप टीचिंग नहीं कर सकते। अगर टीचिंग आपको करना है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम आपको बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होना ही होना ही पड़ेगा, पड़ेगा। है ना। जी, बीएससी नर्सिंग की जो अनिवार्यता है वो आपके पास होनी ही चाहिए, तब आप टीचिंग के फील्ड में जी, जा सकते हैं। जी। तो जैसा आपने बताया कि दो फील्ड हैं हमारे पास, एक तो आपका टीचिंग का फील्ड है और एक आपका क्लिनिकल एरिया का फील्ड है। क्लिनिकल की बात करें तो जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स आजकल जी, जिन्हें कैडर दिया गया है, नर्सिंग ऑफिसर हैं। और टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में भी आप देखते हैं ट्यूटर हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर भी कहते हैं कहीं कहीं। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं। जी। तो मैं एक तो ये जानना चाहूंगा कि आपसे कि टीचिंग और क्लिनिकल दोनों ही फील्ड में से कौन सा फील्ड बेहतर है? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे दोनों फील्ड में से? अब देखिए भूपेन जी, ये डिपेंड करता है पर्सनल इंटरेस्ट पे जी। कि आपको पसंद क्या है। जी। आपको अगर सेवा करना पसंद है लोगों की या आपको क्लिनिकल में काम करने में ज़्यादा आप इच्छुक हैं, तो आप क्लिनिकल की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आप पैशनेट हैं टीचिंग करने के लिए, तो वो टीचिंग आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, आप दोनों में से अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपको इंटरेस्ट क्या है। टीचिंग अगर आप करते हैं तो टीचिंग में की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और अगर आप क्लिनिकल करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग-अलग हैं। टीचिंग में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो मास्टर्स अगर आप बैचलर कर रखे हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपने बैचलर सिर्फ कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो उसके बाद जो आपको टैग मिलता है वो मिलता है ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का। जी। और आपके पास चाहे वो 5 साल का एक्सपीरियंस हो या 10 साल हो या 15 साल हो, आपने अगर एमएससी नर्सिंग नहीं किया है तो आपकी वो जो डेजिग्नेशन है वो सिर्फ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर ट्यूटर की ही रहेगी, आप उसी के लिए केवल क्वालिफाई कर क्वालिफाई पाएंगे। कर सकते हैं। जी। बट अगर आपने मास्टर्स कर लिया है, एमएससी नर्सिंग कर लिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जी। मास्टर्स भी कई सारी स्पेशलिटी से अलग लोग अलग करते हैं, अलग अलग स्पेशलिटीज होता है। स्पेशलिटी से करते हैं। तो अगर आपने वो कर रखा है तो उस कंडीशन में आपके जैसे जैसे टीचिंग के ईयर्स बढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस हम्म। आपका बढ़ता जाएगा, आपकी डेजिग्नेशन चेंज होती जाएगी। बट लेट मी क्लियर दैट कि ये डेजिग्नेशन सिर्फ आपकी चेंज होगी प्राइवेट में। ओके ओके ओके। दैट मैं मीन्स कि अगर आप सरकारी संस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम्स क्वालिफाई क्वालिफाई करने करना करने पड़ेगा जी। पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं मान लीजिए कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का गवर्नमेंट कॉलेज से एग्जाम एक हुआ है, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया है जी। और आपका एक्सपीरियंस मैच कर रहा था उस जॉब के जी। लिए। इसेंशियल आप क्वालिफिकेशन जो हाँ, एक्सपीरियंस की थी, हाँ। वो आपके पास तो है। आप एज़ अ वर्क करने लगे असिस्टेंट प्रोफेसर, हम्म। आपको काम करते-करते 10 साल बीत गए। हम्म। अब 10 साल बीतने के बाद में पर आपका जो एक डेज़िग्नेशन है वो आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर उसको आप चेंज कराना चाहते हैं, तो जब कभी वैकेंसी निकलेगी आपको अप्लाई तो करना आपको पड़ेगा। फिर से, यानी जी, कि प्रमोशनल पॉलिसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं है, नहीं अधिकतर है। इंस्टीट्यूट में जी, नहीं है। ओके, ये चीज़ ये क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं और आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जैसा कि और संस्थानों में होता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये प्रमोशन पॉलिसीज अधिकतर गवर्नमेंट संस्थान में नहीं है। नहीं है। होनी चाहिए, जो कि हाँ जी, बिल्कुल जी होनी होनी चाहिए, चाहिए। है ना? तो अगर प्राइवेट की बात करें तो जो आईएनसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर मास्टर्स करने के बाद में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कंसीडर करते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर को कंसीडर करते हैं जी। पोस्ट के लिए। अगर आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस हो जाता है टीचिंग का तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कंसीडर करते हैं। 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर कंसीडर करते हैं। 10 टू 12 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपको प्रोफेसर एक तरीके से प्रोफेसर कंसीडर कर लेंगे। और अगर आपके पास 15 ईयर का या मोर देन 15 ईयर है तो आपको प्रिंसिपल या प्रिंसिपल कम आप प्रोफेसर भी प्रिंसिपल कंसीडर पोस्ट कर के लिए भी सकते हैं एलिजिबल जी, हो एलिजिबल हैं जाएंगे। आप उस चीज़ के लिए। एलिजिबल हो जाएंगे। जी, जी। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि आप क्लिनिकल में जॉब करते हैं, आपको तो बस 6 घंटे का काम करना है, जी, उसके बाद आप फ्री हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है। और कई लोग कहते हैं कि आप ट्यूटर के काम करते हैं, आपको नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ती, आपके लिए वहाँ पे
बहुत बढ़िया है, कुछ काम नहीं है, बस 2 लेक्चर लेने हैं और उसके बाद आप फ्री हैं। तो ऐसा तो नहीं मैं मानूँगा कि आप किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं तो कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, है जी, ना? आप फ्री तो नहीं रह सकते। बट इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपने एक शब्द यूज़ किया था इंटरेस्ट, जी, इंटरेस्ट के अलावा अगर हम बात करें पैसे से संबंधित जी, या सैलरी से संबंधित, जी। सैलरी एस्पेक्ट की अगर बात करें, तो दोनों में ही क्या डिफरेंस है? टीचिंग में क्या अंतर है और क्लिनिकल में आपको क्या अंतर जी, है? बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर में? जी, बिल्कुल डिफ़रेंस है। एक्चुअली भूपेन जी मैं बताना चाहूँगा कि टीचिंग की वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम होती हैं। जी, तो इसका अगर एग्ज़ाम आपको क्वालीफ़ाई करना है तो कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा होता है। टफ होगा थोड़ा। जी, जी, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ जॉब्स कम होती हैं। जी, वहीं पर क्लिनिकल की अगर बात करें तो बल्क में वैकेंसी निकलती हैं। आप एम्स देखते हैं या फिर आप एसजीपीजीआई से वैकेंसी निकलती है, तो एसजीपीजीआई से अगर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है तो आपने देखा होगा 1400 वैकेंसी निकल रही हैं या फिर 900 वैकेंसी निकल रही है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। वहीं पर अगर ट्यूटर की बात करें या टीचिंग फील्ड में अगर जब वैकेंसी निकलती है तो नंबर ऑफ वैकेंसी 8 या 5 या 2 इस तरीके से। तो मैं बताना हुँ, चाहूँगा कि जिस वक़्त मेरा सिलेक्शन हुआ था, जी, जी। उस वक़्त सिर्फ़ 8 ही वैकेंसी थी। 8 वैकेंसी निकली हुई थी और उसके लिए भी बहुत ढेर सारे एप्लीकेंट्स थे। अराउंड 32,000 एप्लीकेंट्स थे। अब आप सोचिए कि एक सीट के लिए कितने दावेदार थे। तो कई दावेदार थे और आप उनमें से चुन करके सिलेक्ट होते हैं, तो ये एक अचीवमेंट वाली बात है आप अपने में ही। जी, जी। तो एक चीज़ और थोड़ा आपसे पर्सनल आपके पर्सनल विषयों पे बात करना चाहूँगा जी, कि जैसा कि हमें पता है कि आप अपने पिताजी से काफ़ी जुड़े हुए थे जी, और उसी समय जब आप जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ध्यान दे रहे थे, उससे कुछ समय पहले ही कोविड के आसपास शायद आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने आपको प्रेरणा दी थी या आप कैसे उस इमोशनल पीरियड से उभरे थे? अम, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़का अपने फ़ादर से बहुत ही अटैच होता है। जी, वो कभी अपना प्यार शायद दिखा नहीं पाता है कि वो कितना जी। अपने फ़ादर को प्यार करता है या फ़ादर कभी नहीं दिखा पाते कि अपने बच्चे से कितना प्यार करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, सही कहा आपने। बट हमारे अंदर उनको लेके कहीं न कहीं हम उनको अपना रोल मॉडल तो मानते हैं। हाँ, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हमें फ़ादर जैसा बनना है हाँ। या उनकी कही हुई बातों को हम बहुत फ़ॉलो करते हैं। जी, तो सेम उसी तरीके से मेरे अंदर भी था, मैं अपने फ़ादर से बहुत प्यार करता था। जी, अ, उस वक़्त मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। प्राइवेट जॉब में मैं एज़ अ एक्टिंग प्रिंसिपल वर्क कर रहा था। तो मुझे सैलरी भी मेरी अच्छी थी। जी। तो मैं सैटिस्फाइड था उस चीज़ में। मैंने कभी फिर गवर्नमेंट की तरफ कभी सोचा नहीं या मन में आया नहीं। तो हाँ, मैंने कहा ना कि जब आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होती रहेंगी तो आप आगे बढ़ना बंद कर देते हो। अगर आपकी सारी बिल्कुल, बिल्कुल, चीज़ें, बिल्कुल। आपकी सारी सुख-सुविधाएँ अगर आपको सही टाइम पे मिलती रहें, तो आप आगे की सोच आपकी रुक कहा भी जाती है। जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी जी, है। ये तो मैं भी बहुत खुश था, जॉब अच्छी चल रही थी, एज़ अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा था, सब कुछ अच्छा था। ऑल ऑफ सडन कोविड आया, आप जानते हैं हाँ, पैंडेमिक एक ऐसा ड्यूरेशन से हम लोग बीत के आए हैं, तो जी, फिर उसके बारे में सभी को आइडिया है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ कॉलेजेस बंद होने लगे, सारे जी। कॉलेजेस बंद होने लगे, सैलरी में डिडक्शन आना स्टार्ट हो गए, लॉकडाउन के फाइनेंशियली समय। सब लोग बहुत अनस्टेबल होने लगे हुँ, और उसके थोड़ा-सा पहले मैंने अपने अपने फादर को खो दिया था। जी। अभी मेरे फादर को सीओपीडी हो रखा था, तो ओके, ओके। उनको मैंने हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमारी पूरी फैमिली ने उनको सेव करने की पूरी कोशिश की, पर वही है ना कि जो ऊपर वाले के हाथ में है बस जी, आप उसको कोई उसको टाल मिटा नहीं सकता है। सकते। तो मैंने अपने फादर को खो दिया था कोविड से पहले। तो जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे मेरे मन में यही आया कि अभी मेरी माँ जो थी वो मेरे साथ रहने लगी थी। हुँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर कल को मेरी जॉब चली जाती है, तो मेरी माँ का ख़्याल कौन रखेगा? जी, या मैं बिल्कुल। अपना ख़्याल कैसे रखूँगा? हुँ, इतने सारे लोगों की जॉब छूट रही थी और जॉब में अनस्टेबल जॉब थी, तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट की। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि अभी प्राइवेट नहीं भी गवर्नमेंट की तरफ मूव ऑन करना है। एट लीस्ट स्टेबल तो रहूँगा। एक स्टेबिलिटी आपको जी, चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए चाहिए थी, उस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने प्लान किया कि मैं अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना स्टार्ट करूँगा। फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, तो अभी मैं थोड़ा-सा छुप के सेल्फ स्टडी करता था। रीज़न ओके, बिहाइंड ओके। दैट क्योंकि मैं प्रिंसिपल था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब वहाँ प्रिंसिपल मेरे अंडर में कई सारी फैकल्टी काम करती थी, जी, तो मैं सेल्फ स्टडी करता था पर उनसे थोड़ा-सा बच के करता था, ताकि वो कहीं ये ना देखें कि मैं भी वही तैयारी कर रहा हूँ जो वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदर थोड़ी-सी शाइनेस थी, कह सकते हैं शाइनेस वो मेरी अपनी पर्सनल थी। तो मैंने फिर को स्टार्ट किया और मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था एम्स की, कि मैं एम्स का एग्ज़ाम क्वालीफाई करूँगा और एम्स में मैं जाके नर्सिंग ऑफ़िसर की पोस्ट को हिट करूँगा। ओके।
तो मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में ये पीजीआई का एक वैकेंसी आ गई ट्यूटर की। तो ये जो ट्यूटर की वैकेंसी थी वो मैं इतना मन से नहीं देने गया था। जस्ट हाँ कि चलो एक एग्जाम अटेम्प्ट करके देखते हैं कि कितने मार्क्स में अचीव करता हूँ, या मेरी कैपेसिटी क्या है ना, या बट मुझे। तैयारी आप अपने हाँ, लेवल पे कर रहे तैयारी थे। मैं एम्स की कर रहा था। जी। तो मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में मैं घर वापस आ गया। वापस आके मैंने दोबारा कभी एग्जाम का रिजल्ट, पीजीआई आपको पता है बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है, सेकंड उसका हाँ, रिजल्ट आ गया। ये सेकंड अच्छी बात है। रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट देखा ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मैं कुछ भी नहीं देखा। मैं डेली की तरह मैं जिम गया, जिम में मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ। तो 3 से 4 दिन बाद एक ऑफिशियली मेल आया, जी। प्रोविजनली सिलेक्शन के बारे में एक मेल आया। मैं जिमिंग कर रहा था तो उस टाइम पे मैं ट्रेडमिल पे था, तो मैंने देखा एक मेल आया हुआ है कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर। मुझे कंफ्यूजन हुई, मुझे लगा कि ये ऐसे आया होगा, गलती से आया होगा। जी। क्योंकि एक होता ना कि आप जब आप तैयारी करके जाते हो, आपको लगता है कि हाँ यार अभी अच्छा करके आया हूँ, तो वो आपके अंदर होप होती है। अच्छा करके पेपर में भी आया था, पर मुझे ऐसा लगा था कि 8 वैकेंसी है और मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं। कंपटीशन बहुत टफ हाँ, है। मुझसे बेहतर लोग हैं, जो लोग 4 साल से 5 साल से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी। और वो बेहतर तैयारी कर रहे हैं। मैं तो भी बस 2 साल से तैयारी कर रहा था। जी। 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 देन फिर मुझे पता चला कि मैंने फिर ऑनलाइन चेक किया, फिर पता चला कि दैट आई गॉट टू सेलेक्टेड इन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर। जी। तो उसके बाद आप जो है नर्सिंग ट्यूटर के लिए सिलेक्ट हाँ, हुए फिर और यहाँ पे मैं आप जी आज बिल्कुल, बिल्कुल। जॉब कर रहे हो। जी, जी। तो काफ़ी शानदार रहा आपका ये सफ़र। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कि जब आप जॉब की तैयारियां कर रहे थे, जी, जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे थे, तो कंटेंट या मटेरियल किस तरीके का यूज़ कर रहे थे? आजकल तो आप देखते हैं कि ढेर सारी कोचिंग इंडस्ट्री पूरी एक डेवलप हो चुकी है, जी, जी, कोचिंग हर फील्ड के लिए डेवलप हो चुकी जी, है ना? ऐसे ही नर्सिंग के फील्ड में भी एक कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। तो आपने क्या कोई स्पेसिफिक कोचिंग की तरफ गए थे, या अगर कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करता है तो वो क्या कोचिंग करना ही ज़रूरी है, जी। या बगैर कोचिंग के भी आप अगर शेड्यूल करते हैं सही से तो क्या मटेरियल हो सकता है, और आप कैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4 साल जो बच्चा पढ़ाई करता है, बीएससी नर्सिंग जी। करता है या कोई जो कोर्स करता है, अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, जी। तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोचिंग की नीड पड़ती है। जी। और रीज़न बिहाइंड दैट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ एसजीपीजीआई का, जी। 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 अगर आप सक्सेस रेशियो देखेंगे, यहाँ के बच्चे कोई कोचिंग नहीं करते हैं। जो टीचर पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं, और आप सक्सेस अगर आप रेट देखेंगे, तो मैक्स टू मैक्स बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। जी, क्या बात है। अगर आप हमारे यहाँ का 2023 टू 24 का भी बैच देखेंगे, जी। तो जी। उसमें से 30% रिसेंट पास आउट बैच रिसेंट पास आउट जो बच्चे थे, 30% जो स्टूडेंट हैं, उनका प्लेसमेंट पीजीआई में हो गया है। पीजीआई में ही हुआ तो है। कितनी खुशी की बात है। तो बहुत बहुत अभी अच्छी बात है। दिक्कत कहाँ है कि सर मैं आपको बताऊं कि अगर 2 सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। जी। प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम्म। उनके पास शायद वो मटेरियल नहीं है, हम्म। या क्लिनिकल उनका बहुत ही वीक रहता है। ओके। 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 आपको बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास उनका खुद का हॉस्पिटल अच्छा नहीं है हाँ, हॉस्पिटल है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए है, बट वो दिखाने रनिंग के में लिए अच्छा है, नहीं बट है। वो एक्चुअल रनिंग में अच्छा फैसिलिटीज नहीं है। वहाँ पे नहीं है। अब जब बच्चे क्लिनिकल में जाएंगे नहीं, तो उनकी स्किल इंप्रूव नहीं होगी। बिल्कुल जब बिल्कुल। उनकी स्किल इंप्रूव नहीं होगी, तो जो बच्चे पास आउट होकर आएंगे, उनकी थ्योरी तो बहुत अच्छी होगी, पर उनका क्लिनिकल एरिया बहुत ही वीक होगा। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम जब आता है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को वो इन्वॉल्व करके ही क्वेश्चन पेपर रेडी होता है। जी, ऐसा नहीं कि आप जो है कि केवल रट के या किताबी ज्ञान पा करके एग्जाम क्वालिफाई कर लें। आपको इसके लिए स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। जी। जी। तो अभी क्या हो गया है ना, मुझे ऐसा मैं पर्सनली फील करता हूँ कि बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ओके। अगर बच्चे का गोल क्लियर है, अगर हम्म। बच्चे ने सोच लिया है कि नहीं मुझे ये कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो वो जॉब ले लेगा। अभी हम्म। दिक्कत क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। बच्चे के पास उसका फ्यूचर बनाने के लिए 18 से 25 साल की उम्र होती है। बिल्कुल। 18 से 25 साल की उम्र में अगर उसने गलत चीज़ों को छोड़ दिया और अपने भविष्य पे ध्यान दिया, तो वो जो कुछ भी चाहता है उसे मिल जाएगा। और बिगड़ने की भी वही एज है। यही है। अगर सारे 18 से डिस्ट्रैक्शन की भी यही जी, एज है। 18 से 25 साल में हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर बहुत होते हैं। जी। जी। नए-नए इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। जी। तो अगर उसमें वो सही रास्ते पे नहीं गया, या उसने वो अपने रास्ते से भटक गया, तो फिर डायरेक्शन वो सही नहीं अपनी मिला। चीज़ों को कभी अचीव नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा मैं हर बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि आप 18 से 25 साल तक तपस्या कर लीजिए।
और 25 साल से बची हुई जिंदगी मौज कर लीजिए, या आप 18 साल से 25 साल तक मौज कर लीजिए और 25 से बची हुई जिंदगी में आप फिर हाँ आपका क्या होगा, अब आप समझ सकते हो क्या हो जी, सकता है। ये बड़ी अच्छी ठीक बात है। कही आपने, और जी ये बेशक ही मोटिवेटिंग लाइंस थी जो हमारे स्टूडेंट्स को जरूर कुछ ना जी कुछ बिल्कुल। प्रेरित करेंगी। तो मैं पर्सनली सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है या आप चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आप सोच के देखिए, आपने 22-23 साल की उम्र में आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया और उसके जस्ट बाद आपने 24-25 साल में आपने एग्जाम क्रैक कर दिया। एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी 80 टू 85,000 सैलरी पर मंथ होगी। तो आप बताइए आपसे सक्सेसफुल कौन हो सकता है? हम्म? आप वो सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं जो आपने सोचे थे। महंगी बाइक चलाना है, कार ड्राइव करना है, फादर के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप हर चीज कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किधर जाना चाहते हो। इसी इन्हीं मोटिवेटिंग लाइंस के साथ आप जरा सैलरी के बारे में बता दिए तो और मोटिवेशन शायद मिलेगा जी, इन्हें। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब क्रैक करते हो तो जी, आपको लगभग 85,000 सैलरी आपको ऑफर होगी। इन हैंड। हाँ, इन हैंड 80 टू 85,000 सैलरी आपकी जी रहेगी। जी जी। और इंक्रीमेंट बाकी जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको इंक्रीमेंट लगते जाएंगे। गवर्नमेंट बट वहीं सेक्टर पे में। अगर आप टीचिंग में अगर आप आते हो तो टीचिंग की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, काम भी जी ज़्यादा है, इस वजह से उनकी सैलरी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। जी जी जी। क्लिनिकल में एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अपने 6 आवर की ड्यूटी की 6 आवर्स करने के बाद में आप फ्री हैं। आपको मतलब नहीं कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जी आपने जी। हैंडओवर लिया, हैंडओवर दिया, बस वहीं पे आपका खत्म हो गया। पर एक टीचर की लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो 24/7 उसके दिमाग में सिर्फ लर्निंग एक्टिविटी ही चल रही होती है। आप बिल्कुल। यकीन माने कि मैं अगर मुझे कल 3 क्लासेस बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ से जाने के बाद हमेशा मेरे दिमाग में चलेगा कि मुझे पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, कल मुझे बच्चों को पढ़ाना है, लेटेस्ट नॉलेज देना है और खुद को उनसे ज़्यादा अपडेट रखना है। तो वो हम्म। मेरे लिए चैलेंजिंग भी एक तरीके से है कि जी मुझे बच्चों से थोड़ा सा आगे चलना है ताकि मैं जी। बच्चों को नई नई चीज़ें बता सकूं। तो ये इसलिए अगर ट्यूटर की हम बात करें तो लगभग उनकी सैलरी अगर हम बात करें तो लगभग आज के टाइम में उनकी सैलरी 1-10 के करीब है। जी जी जी। जी क्लिनिकल में जहां आप अपने वर्क को वर्क प्लेस पे ही छोड़ के आ सकते हैं, और और वहीं आप टीचिंग में आपको अपना वर्क आपके वर्क प्लेस से घर पे भी लेके जाने की जरूरत पड़ती है। जी इसके साथ हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भी जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे हैं, क्लिनिकल के क्षेत्र में भी और आपके टीचिंग के क्षेत्र में भी, किस किस संस्थान में आपकी जॉब्स अभी आई हुई हैं। ओके। अगर आप देखेंगे अभी आज की डेट की मैं अगर बात करूँ तो आप देखेंगे अभी सफाई से 6 ट्यूटर की वैकेंसी निकली हुई है। और बिहार स्वास्थ्य विभाग से आप देखेंगे तो 11,000 स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है। और इसके साथ साथ केजीएमयू मेडिकल कॉलेज से भी 700 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर्स की निकली हुई है, जहाँ पर आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा हर साल एम्स भी एक कॉमन एग्ज़ाम कराती है जिसको हम नॉर्सेट बोलते हैं। वो भी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद में आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे नॉर्सेट हैं। में एक है कि वहाँ पे 80-20 का रेशियो है, जी, जहाँ पे आप फीमेल जो है वो 80% तक सीट्स उनके लिए निकाली जाती हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए 20% 20% तक जी, सीट्स निकलती है। नंबर ऑफ सीट्स हर साल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती बदलती रहती हैं। रहती हैं, जी, कभी 1,500 होती है, कभी 2,000 होती है। जैसी रिक्वायरमेंट एम्स के अंदर मौजूद रहती है उस समय में जी, उतनी वो जी, जी, वैकेंसीज बिल्कुल, निकालते बिल्कुल। हैं। जी। आपने बेहद ही इंटरेस्टिंग वे में सरल तरीके से हमें बताया कि आप अगर एज ए स्टूडेंट इस करियर को चुनना चाहते हैं तो आप कैसे चुन सकते हैं, आप इस करियर में आपके ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। मेरे ख्याल से दर्शकों को काफ़ी कुछ यहाँ पे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी रिलेटेड टू नर्सिंग। जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी जी, चर्चा आपका को भी। हम इसी मोड़ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।